जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा पूरे YouTube पर, क्योंकि हम आप लोगों को वन शॉट वीडियो देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है परीक्षा की, तो केवल एक वीडियो याद रखिएगा, ये केवल एक वीडियो आपके हिंदी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा सिलेबस को कवर करेगा। एक वीडियो देख कर जाइए, आपका काम हो जाएगा। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी की हेल्प करना आपका भी फ़र्ज़ है। ये एक वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। काफ़ी स्पीड में हम लोग इसको कवर अप करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। सारा कुछ आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा केवल और केवल एक ही वीडियो में। कोई भी 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो को आप लोग जो है पूरा अच्छे से कवर अप कर लेना। देखिए यहाँ पे पैसेज मिलेगा। सबसे पहले पैसेज को तो आप लोग को पढ़ लेना है। अभी आपके पास भी उतना टाइम नहीं है कि आप पैसेज को पढ़ोगे। अगर पैसेज रिपीट करेगा तो क्वेश्चन भी रिपीट करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा दैनिक विष क्या है। हमारा दैनिक विष क्या है? तो हमारा दैनिक विष होता है आपका भोज्य पदार्थ, जो हम खाते पीते हैं वही। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का काम कौन कर रहा है? तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का काम खुद मनुष्य ही कर रहा है। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। जंगलों को काटने का क्या मतलब होगा? जंगलों को अगर आप काटते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? भूमि को क्या जाता है? और जंगलों को काटना का क्या मतलब होगा? खेत बनाना, रास्ता बनाना, भूमि को आरक्षित करना, आरक्षित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। कह रहा है कि क्या अत्यंत तीव्र गति से छीन होती जा रही है? तो क्या हो रही है? वन संपदा, यानी कि पेड़ पौधे अत्यंत तीव्र गति से क्या हो रहा है? छीन हो रहा है। इसके बाद ये जो है आपके बुक से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसको पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किससे डर के नौका पार नहीं होता है? तो किससे डर के? तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता है। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? तो नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। मन का विश्वास रगों में क्या भर देता है? तो मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है। ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? तो गोताखोर लगाता है। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। बच्चा दूध पीकर सो गया, वाक्य का भेद आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका किस तरह का वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया निहारिका पढ़ रही है। वाक्य के प्रकार आपको, वाच्य के जो प्रकार है इसमें, वो आपको बताना है। तो कृतवाच्य है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। अलंकार का भेद आपको बताना है कि कौन सा अलंकार का भेद है? तो अतिशयोक्ति भेद है यहाँ पर। ठीक है। रिया पटना जा रही है, सही पद का परिचय आपको देना है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। तो ये तो है व्यक्तिवाचक है, स्त्रीलिंग, और एक वचन है, कर्ता कारक है। यहाँ पर रखिएगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कहा गया कि मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपको बतानी है। तो ये मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य भेद है आपको बतानी है? तो क्रमवाच्य है। कौन सा वाच्य है? क्रमवाच्य है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए एक पद्यांश दिया गया है, इसको गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है, एक कहानी यह भी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं आपके मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर क। पिताजी की क्या कमजोरी थी? ये आपको बतानी है। तो ये गोरा रंग। ठीक है, गोरा रंग उसकी कमजोरी थी। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखक के मन में कैसा भाव उत्पन्न हो गया था? तो कैसा भाव उत्पन्न हुआ था? हीन भाव। ठीक है, याद रखिएगा, हीन भाव उत्पन्न हो गया था। यहाँ पर पद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो प्रस्तुत पद के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके सूरदास। ठीक है। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? तो गोपियों की दशा जो हो गई है हारिल की तरह हो गई है। किसकी तरह हो गई है? हारिल की तरह हो गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, अगले सवाल पे आते 21 में कि गोपियों के उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? तो ये जो लगता है कड़वी ककड़ी के समान। किसके समान? कड़वी ककड़ी के समान लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती है? तो ये जो गोपियां जपती रहती है वो किसका नाम जपती रहती है? कृष्ण का नाम जपती रहती है। काशी किसकी पाठशाला है? ये आपको बतानी है। तो काशी जो है वो संस्कृत की पाठशाला है। एक कहानी ये भी पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24 में। तो ये जो वर्णन हुआ है अजमेर का हुआ है। ठीक है। भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः क्या थे?
तो ये जो थे वस्तुतः एक साधु थे। कैसे थे? एक साधु थे। परशुराम ने क्या समझकर लक्ष्मण को बचाया? तो परशुराम ने क्या समझकर? बालक समझकर। क्या समझकर? बालक समझकर जो है बचाया है। मधुप किसे कहते हैं? तो मधुप कहते हैं आपका मणि रूपी भौरे को। किसको कहते हैं? मनु रूपी भौरे को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। देखिए कहा गया है कि कवि बादल को क्या घेरने के कह रहा है? तो कवि बादल को जो है पूरा आकाश घेरने को कह रहा है। माता का आंचल पाठ का नायक कौन है? तो माता का आंचल पाठ का नायक है भोलानाथ। क्या है? भोलानाथ। ठीक है। लेखिका ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या है? तो लेखिका कम ड्राइवर जितेंद्र नॉर्गे। क्या नाम था उसका? जितेंद्र नॉर्गे नाम था। आइए अब सेट 2 में आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव जब स्टार्ट करेंगे तो फिर लगातार सब्जेक्टिव ही चलेगा। ठीक है। देखिए ऊपर में आपको टाइमिंग भी दिख जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक ऑब्जेक्टिव है और कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्टिव है, ये आपको ऊपर में लिखा हुआ है। अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के बाद अगर आपको बार बार सब्जेक्टिव करने की पड़ी तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर वहाँ से सब्जेक्टिव भी देख सकते हो। ठीक है। ऊपर में मैंने टाइमिंग को मेंशन कर दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है। और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे फ्री में। ठीक है। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पैसेज दिया गया था, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कह रहा है कि विक्रम साराभाई का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। कह रहा है विक्रम साराभाई के पिता एक डैश थे, तो विक्रम साराभाई के पिता क्या थे? एक उद्योगपति थे। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अम्बालाल ने अपने भवन के परिसर में किसकी स्थापना की थी? तो ये जो स्थापना की थी तो ये विद्यालय की स्थापना की थी। किसकी की थी? विद्यालय की स्थापना की थी। विद्यालय का संधि विच्छेद करना है, विद्यालय को तोड़कर लिखना है, विद्या प्लस आलय। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। तो यहाँ तक सही हो गया सभी का। उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर 5 से 8 तक के लिए आंसर करना है। लोग कैसी नींद में सो रहे हैं आपको ये बताना है। तो लोग जो है वो गहरी नींद में सो रहे हैं। ठीक है। कवि कैसे जगाने आ रहा है? तो कवि जो है वो कैसे जगाने आ रहा है? तो कवि गीत गाकर जगाने आ रहा है। लोग किससे सिहर कर मुड़ते रहते हैं? तो लोग किससे सिहर कर मुड़ते हैं? साधना से। किससे? साधना से मुड़कर सिहरते रहते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो गगन क्या हो जाएगा? गगन हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया रचना के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर काव्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य का उदाहरण आपको यहाँ पे देना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से सरल वाक्य कौन सा है वो आपको चुननी है। तो सरल वाक्य हो जाएगा मैं घर गया था। मैं घर गया था। ऑप्शन नंबर क इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सून, बिन पानी सब सून कौन सा अलंकार है ये आपको बतानी है। यहाँ पे जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार है। राम गाड़ी चलाता है किस वाच्य का उदाहरण है आपको बतानी है। तो राम गाड़ी चलाता है तो कृत वाच्य का उदाहरण है। वाच्य के कितने भेद होते हैं ये आपको बतानी है। तो वाच्य के यहाँ पर 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 में। कह रहा है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो हो जाएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ गद्यांश आपको दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि भगत की संगीत साधना का चरम उत्सर्ग कब देखा गया? तो वो देखा गया था बेटे की मृत्यु पर। कब देखा गया था? बेटे के मृत्यु पर। ऑप्शन नंबर ख। भगत जी का बेटा कैसा था आपको बताना है। तो भगत जी का जो बेटा था वो सुस्त और भोदा सा था। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया कि भगत जी की पतोहू कैसी थी? तो भगत जी की जो पतोही थी वो सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। अच्छा, बोधा का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। तो बोधा का अर्थ होता है मंद बुद्धि। ऑप्शन नंबर घ आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करना है। तो फिर से इसको आप लोगों को पढ़ना है। प्रश्न में बोला गया है इस पद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके कौन है? सूरदास है। ये जो पद लिखा गया उधो तुम अति बड़भागी, इसके रचयिता कौन है? तो सूरदास है। गोपियाँ किसे बड़भागी कहती है आपको बतानी। तो गोपियाँ जो बड़भागी कहती है वो उद्धव को कहती है। किसको कहती है? उद्धव को कहती है ना, उद्धव को। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। गोपियाँ किसको कहती है? तो उद्धव को कहती है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, उद्धव होगा। कौन स्नेह के बंधन से नहीं बंधा है आपको ये बताना है। तो उद्धव जो है स्नेह के बंधन से नहीं बंधा हुआ है। ठीक है। पुरैन पात का क्या अर्थ होता है? तो पुरैन पात का जो अर्थ होता है कमल का पत्ता। क्या होता है? कमल का पत्ता। गोपियाँ किसे हारिल की लकड़ी कहती है? गोपियाँ जो हारिल की लकड़ी कहती है वो कृष्ण को कहती है। भोलानाथ का असली नाम क्या था ये आपको बताना है। तो तारकेश्वर। क्या नाम था? तारकेश्वर। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद है आपका मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? तो मेहनत कश बादशाहों का जो शहर कहा गया है वो गंगटोक को कहा गया है। ठीक है।
तुलसीदास की काव्य भाषा क्या है? आपको बतानी है कि तुलसीदास की जो काव्य भाषा है वो कैसी भाषा है, तो वो एक अवधी भाषा है। नौबत खाने में इबादत किसकी जीवनी है, ये बतानी है आपको, ये है बिस्मिल्लाह खान की जीवनी है। मैं क्यों लिखता हूँ का लेखक कौन है, तो मैं क्यों लिखता हूँ का लेखक है अगेगी है, ठीक है। कस्बे वाले किसे कैप्टन बुलाते थे, तो कस्बे वाले जो कैप्टन बुलाते थे वो चश्मे वाले को बुलाते थे। किसको बुलाते थे? चश्मे वाले को बुलाते थे। ट्रेन में नवाब साहब ने क्या खरीदा था, तो ट्रेन में नवाब साहब ने खीरा खरीदा था। क्या खरीदा था? खीरा खरीदा था, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं सेट 3, ठीक है। सेट 1 भी हम लोग देख लिया, सेट 2 भी देख लिया। फिर से पैसेज आया है, पैसेज को आप लोग चाहो तो वीडियो रोककर आसानी से पढ़ सकते हो। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। कह रहा है कि शास्त्री जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे सामान्य थे, ठीक है। शास्त्री जी की व्यक्तिगत कैसी थी, तो उसकी जो व्यक्ति थे विनम्रता, सादगी और सरलता थी। प्रधानमंत्री पद पर शास्त्री जी रहने पर भी उन पर किस व्यक्ति का प्रभाव रहा है, तो आपको ये बताना है। तो बापू का प्रभाव उन पर रहा है। सन 1921 में शास्त्री जी किस चीज़ को छोड़ दिया, तो सन 1921 में शास्त्री जी ने जो छोड़ा था वो पढ़ाई को छोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है आपसे कि निर्देशांक को जो है, पदांश को जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप इसको पढ़ लेना, मन समर्पित तन समर्पित वाला को पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि काव्यांश में किसको अपना सब कुछ समर्पण करने की बात की गई है, तो किसको की गई है भाई, तो धरती को। किसको की गई है? धरती को। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। कवि ने इस कविता में क्या समर्पण कर रहे हैं, कवि ने इस कविता में क्या क्या समर्पण कर रहे हैं, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा तन, मन और जीवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अंकीचन शब्द का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। अंकीचन शब्द का अर्थ होता है आपका गरीब, ठीक है। इस कविता में सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, इस कविता का जो सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा देश की धरती। क्या हो जाएगा? देश की धरती हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें कहा गया है कि निम्न में कौन सा वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है। आपको पहचानना है कि कौन जो होगा वो संयुक्त वाक्य था। देखिए, राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई, ठीक है। राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ा गया है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। वाच्य के भेदों के नाम इनमें से कौन है, कौन जो है यहाँ पर वाच्य के भेदों के नाम है, तो यहाँ पर देखेंगे कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। सोहन विद्यालय जा रहा है, सही पद का परिचय बताइए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन में कर्ता कारक है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। कह रहा है कि सोहन ने पहाड़ जैसी रोटी खा ली, ये कौन सा अलंकार है, आपको बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अतिरिक्त अलंकार, ठीक है। अतियुक्ति अलंकार। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, आपको ये बताना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अच्छा, राहुल से दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ये आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपको यहाँ पर जो है एक पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश का लेखक कौन है। अब ये जो हवलदार साहब वाला कहानी है, इसका लेखक आपको बताना है कि इसका लेखक यहाँ पे कौन है। तो ये इसका लेखक हो जाएगा आपका स्वयं प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। कैप्टन का क्या काम करता था, कैप्टन जो है वो क्या काम करता था, चश्मा बेचता था। कौन सा काम करता था वो, तो वो चश्मा बेचता था, ठीक है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ग में हो जाएगा। हवलदार साहब किसके देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हुए थे, तो हवलदार साहब जो थे चश्मे वाले के देशभक्ति के समक्ष जो है वो नतमस्तक हो गए थे। बत्तीसी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बत्तीसी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका दांत, ठीक है। क्या हो जाता है? दांत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे जो एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कह रहा है कि कवि तथा कविता का नाम आपको लिखना है। इस पैसेज का जो यहाँ पे जो लिखा है पद्यांश है, इस जो कवि और कविता का नाम क्या हो जाएगा, तो कवि और कविता का नाम है यहाँ पर सूरदास और पद कविता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि हरि किसे कहा गया है, तो हरि जो कहा गया है वो कृष्ण को कहा गया है। किसको कहा गया है? कृष्ण को। प्रस्तुत पद में चतुर शब्द किसके लिए आया है, तो प्रस्तुत पद में चतुर शब्द जो आया है वो कृष्ण के लिए आया है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में कहा गया है कि यह कविता किस भाषा में लिखी गई है, तो ये जो कविता लिखी गई है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर घ में। उसके बाद फिर निर्देश पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। जैसे उस समय लड़की के विवाह का अनिवार्य योग्यता क्या थी, तो लड़की के विवाह का जो अनिवार्य योग्यता था उस समय 16 साल और मैट्रिक पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेताजी के चश्मे के रचयिता कौन है, आपको ये बताना है। तो इसके चश्मे के जो रचयिता हैं वो है आपका स्वयं प्रकाश हो जाएगा। होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, ये पंक्ति किस पाठ का है, ये आपको बताना है। तो ये पंक्ति जो है आपका लखनवी अंदाज का है। किसका है? लखनवी अंदाज का है। सूरदास का निधन कब हुआ था, ये आपको बतानी है। तो इनका निधन हुआ था 1583 में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर घ में। आत्मकथ्य कविता में मधुर चांदनी रातों की बातें किसने किया है, तो ये जो किया है जयशंकर प्रसाद ने किया है,
याद रखिएगा किसने किया है, जयशंकर प्रसाद ने किया है। नागार्जुन के अनुसार फसल किसका जादू है, आपको ये बताना है। तो फसल जो जादू है वो किसका जादू है, ये बताइए। नागार्जुन का फसल जो जादू है वो पानी का जादू है। भोलानाथ अपनी माता को किस नाम से पुकारा करते थे, तो भोलानाथ अपनी माता को मैया के नाम से पुकारा करते थे। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। मेहनत कश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया है, तो गैंगटॉक को कहा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन मॉडल सेट 4 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मॉडल सेट 4 में फिर से आप लोगों के पास एक पैसेज सबसे पहले मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको जो एग्जाम में मिलेगा उसमें सबसे पहले आप लोगों को पैसेज ही देखने को मिलेगा। पैसेज को ध्यानपूर्वक देखना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले सवाल में बोला है साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, तो साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी होती है ज़िंदगी होती है ना। साहस की ज़िंदगी में सबसे बड़ा क्या होता है, ज़िंदगी होता है। ठीक है, जनमत की उपेक्षा करने जीने वाले आदमी दुनिया के असली क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ताकत। ठीक है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता ना करे। ठीक है, तो वो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साहसी मनुष्य का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि जनमत शब्द में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। तो जनमत शब्द में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लो। ये जो पद्यांश दिया है कि हंस लो दो लक्षण खुशी के मिले, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या, वरना जीवन भर क्या, जीवन भर क्रदन है। ठीक है, अच्छा दूर तलक किसकी गाथा है, गाथा है। दूर तलक किसकी गाथा है ये आपको बताना है। तो दूर तलक धरती की गाथा है। खिलता फूल क्या होता है, तो खिलता फूल जो होता है वो मलान होता है। क्या होता है, मलान होता है। नील गगन का एक शब्द क्या होगा, नील गगन का एक शब्द क्या होगा, नील गगन का एक शब्द होगा नीलांबर। क्या हो जाएगा, नीलांबर। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम आपको बताना है। सरल वाक्य, मिक्स वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रचना, सरल वाक्य, मिक्स वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो देखिए यहाँ पे इनमें से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनमें से सभी होना चाहिए यहाँ पर, तो इसको देख लीजिएगा। नहीं, ये रचना के आधार पर बोला ना, इसलिए ये रचना के आधार पर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये कौन सा वाक्य है। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये जो है आपका बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये जो है एक तरह का सरल वाक्य है। रीता किताब पढ़ रही है, कौन सा वाच्य होगा, रीता किताब पढ़ रही है, ये क्रमवाच्य हो जाएगा। अच्छा गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ये कौन सा वाच्य है। तो गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ये जो है आपका भाववाच्य है। अच्छा मूर्त मानो चंद्र है, इनमें से कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ जो अलंकार होगा ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सागर के ऊपर नाव करती है लहरें मधुर गान, इनमें मानवीय अलंकार है कौन सा, ये आपको पहचाननी है। तो ये हो जाएगा सागर और लहर। ठीक है, गोपियों ने किसे भगवान कहा है, आपको भाग्यवान कहा है, किसको कहा है, तो आपको बताना है। तो ये भगवान नहीं भाग्यवान होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किसको, उद्धव को। किसको, उद्धव को। सूरदास का काव्य भाषा क्या है, तो सूरदास का जो काव्य भाषा है वो हो जाएगा ब्रज भाषा हो जाएगा। फसल किसका गुणधर्म है, ये आपको बतानी है। तो फसल जो है वो सूरज की किरणों का गुणधर्म है। अच्छा काशी में किसकी पाठशाला है, तो काशी में जो है वो संस्कृति की पाठशाला है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में कहा गया कि नवाब साहब का डकार लेना क्या दर्शाता है। तो नवाब साहब का जो डकार लेना है वो दर्शाता है पेट भरने का दर्शाता है। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, आपको ये बतानी है। तो ये जो पाठ है ये आपका रेखा चित्र है। क्या है, एक रेखा चित्र है। अच्छा मृदंग कब बजती है, आपको ये बताना है। तो मृदंग बजती है जब लड़कों का संग होता है तो मृदंग बजती है। उसके बाद देखिए इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि नवाब साहब ने खीरे की फाँक को किस प्रकार देखा। नवाब साहब ने खीरे की फाँक को देखा था सतृष्ण आँखों से। नवाब साहब ने खीरे का फाँक का स्वाद किस प्रकार लिया है। तो किस प्रकार लिया है ये आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका सूंघ कर लिया था। नमक मिर्च छिड़क कर दिए गए खीरे में के फाँक को देखकर लेखक की क्या स्थिति थी। तो लेखक उन्हें खाने के लिए ललायित हो रहे थे, यानी कि लालच आ रहा था उनको। ठीक है, नवाब साहब ने खीरे को तैयारी के बाद उसका क्या किया। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद खिड़की के बाहर क्या कर दिया, फेंक दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे पद्यांश दिया है, उसको पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, कह रहे हैं इस पद्यांश के कवि कौन है। यहाँ जो पद्यांश दिया गया है बादल गरजो, उसके जो है कवि कौन है ये आपको बतानी है। तो इसके जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये काव्यांश किस पाठ से लिया गया है ये आपको बतानी है। ये काव्यांश जो लिया गया है वो उत्साह पाठ से लिया गया है। कह रहा है कि विद्युत छवि उर में क्या तात्पर्य है। विद्युत छवि उर में
का क्या तात्पर्य है, इसका आपको बताना है, इसका तात्पर्य बताना है, इसका मतलब बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बादल के हृदय में बिजली की छिपा होना। आपका दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो हमारी दृष्टि में बादल जो हो जाएगा पौरुष और क्रांति का प्रतीक हो सकता है। अब आइए हम लोग करते हैं सेट 5, क्वेश्चन नंबर सेट 5 करेंगे और इसके सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर एक पैसेज आपको दिया गया, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे सबसे पहले सवाल में बोला गया कि किसे पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते हैं। तो किसे पूर्ण रूप से हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं? तो प्लास्टिक को हम लोग पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है? तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में हमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि डैश अकेले इस विश्व में कुछ नहीं कर सकता है। तो डैश अकेला इस विश्व में कुछ नहीं कर सकता है, तो सरकार अकेला इस विश्व में कुछ नहीं कर सकता है। डैश नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करना है, कम करना है। तो कौन सा नागरिक होने के नाते? जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ दिया है आपको, पदांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्नों का उत्तर करना है। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि हम धरती के बेटे बड़े कमरे में हैं, से आपका क्या आशय है? तो इसका आशय है कि आप जो है धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते कह रहा है कि बड़े सवेरे कौन उठता है? तो बड़ा सवेरे कौन उठता है? तो धरती का जो बेटा होता है वो उठता है। चाहे झरझर बरसे पानी का आशय क्या है? तो इसका आशय हो जाएगा बरसात का मौसम। तूफानों के मुंह फेरे हैं, आशय क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुसीबत से लड़ना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, ये कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो ये अलंकार है आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सफलता प्राप्त करें, ये कौन सा वाक्य है? तो ये जो वाक्य है आपका मिश्र वाक्य है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन सा वाच्य है आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य है। राम छत पर गया और चांद को देखा, कौन सा वाक्य है आपको ये बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को संयुक्त वाक्य है। कर्ता प्रधान वाक्य है, डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कृतवाच्य कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पद परिचय। ठीक है, फिर आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद प्रश्नों का उत्तर कीजिए। जैसे कि बेटे को आग किसने दिया? तो बेटे को जो आग दिया वो दिया था पोतोहू ने। किसने दिया था? पोतोहू ने। बेटे के श्राद्ध अवधि पूरी होने के बाद भगत ने किसे बुलाया? तो भगत ने किसको बुलाया था? पोतोहू के भाई को। पोतोहू का स्वभाव कैसा था? तो पोतोहू का जो स्वभाव था वो बुजुर्गों की सेवा भाव करना था। अच्छा, भगत जी की मानसिकता कैसी थी? तो भगत जी की जो मानसिकता थी वो रूढ़िवादी सोच थी, रूढ़िवादियों के खिलाफ थी, बुरा सोच था, या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए पढ़ लीजिएगा आप लोग, निर्देश यहाँ पे कह रहा है कि गोपियों की दशा किसकी तरह हो गई थी? तो गोपियों की जो दशा हो गई थी वो विरहिणी की जैसा हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मर्यादा ना रखने की बात किसके लिए कही गई है? तो मर्यादा ना रखने की बात जो कही गई है वो किसके लिए कही गई है? तो वो रखा है कृष्ण के लिए कही गई है। गोपियाँ किसे गुहार लगाना चाहती है? गोपियाँ किसे गुहार लगाना चाहती है? तो वो जो गुहार लगाना चाहती है वो लगाएगी किसको? कृष्ण को। ठीक है, मर्यादा का सही अर्थ क्या होता है? तो मर्यादा का जो सही अर्थ होता है वो हो जाएगा आपका मर्यादा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मर्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि गोपियाँ किससे प्रेम करती है? तो गोपियाँ जो प्रेम करती है वो किससे करती है? कृष्ण से। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन है आपको ये बताना है। इसके कवि हैं तुलसीदास। संगीतकार का क्या अर्थ होता है? तो संगीतकार का अर्थ होता है आपका मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा कौन पहनाता था? तो मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा पहनाता था कैप्टन चश्मे वाला। ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफ़र कर रहे थे? तो ट्रेन के जो है सेकंड क्लास में लेखक सफ़र कर रहे थे। मन्नू भंडारी के हिंदी प्राधिकार का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा शीला अग्रवाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 में। कहा गया बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो वो जो यादक थे शहनाई वादक थे। गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है आपको बताना है। तो गैंगटॉक नगर जो राजधानी है वो सिक्किम की राजधानी है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको जैसे बोलेंगे आपको वैसे करना है, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। तो आप लोगों को करना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वीडियोस को रोक रोक करके आपको देखना है,
स्क्रीनशॉट लेना है या फिर क्वेश्चन को पहले नोट करना है, क्योंकि मैं जो आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके बाद डायरेक्ट नंबर के हिसाब से आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 46, क्योंकि उसके ऊपर जो भी था वो पैसेज वाला था। पैसेज आएगा कि नहीं आएगा, झूठ मूठ का आप उसको रटोगे, एग्जाम के समय टाइम वेस्ट होगा। जो बुक के सवाल हैं उसको आप करके जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 से 46 ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप पहले नोट कर लो किसी कॉपी में, नंबरिंग से आप इसको नोट करोगे, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 47 से 52, उसके बाद 47 से 52 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको नोट करना है। अब चलिए इसके आंसर को दिखाते हैं 39 से 46 वाले को। अब देखिए यहाँ पे सामने में आपके आंसर आ चुके हैं। मैं इसको पढ़ूंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आपका टाइम बर्बाद होगा। आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर यहाँ पर है, 40 का यहाँ पे आंसर है आपका, यहाँ तक है। इसको आप लोग पढ़ लो, ध्यान से देख लो, उतारना है तो उतार लो। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है, ये 42 का आंसर है, ये 43 का आंसर है। सारा आंसर आपके सामने है, आराम से इसको आप रोक के उतारना चाहते हो तो उतारो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। 44 का आंसर, 45 का आंसर और 46 का आंसर, तीनों आंसर आपके यहाँ पे सामने में है। आप इसको जो है आराम से नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर देखिए, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 50 का जो है समय का महत्व आपका, इसका आंसर भी आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, उसके बाद भ्रष्टाचार एक समस्या, यहाँ तक है वो, समय का महत्व यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार के बारे में था, भ्रष्टाचार के बारे में कैसे कैसे आपको लिखना है वो सारा कुछ यहाँ पर है, पढ़ के जाइएगा। रटने का काम नहीं है, क्योंकि समय नहीं है आपका रटने का, भ्रष्टाचार आपका यहाँ पर है। उसके बाद है आपका स्वास्थ्य का महत्व है, आपको इसको भी पढ़ के जाना है। पढ़े हुए रहिएगा, दिमाग में कुछ वर्ड रहेंगे जो कि आप अपने से वहाँ पर कर पाओगे। यहाँ पर आप इसका भी आंसर देख पा रहे हैं, स्वास्थ्य का महत्व के बारे में पूरा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक दिया गया था लेटर टाइप का, नोट्स टाइप का, तो यहाँ पर आप उसको क्वेश्चन नंबर 51 को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ उससे अथवा वाला जो क्वेश्चन था उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका भी आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 52 में जो आपको यहाँ पे दिया गया था वो भी आपका यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद उसमें भी एक अथवा करके क्वेश्चन था, वो भी आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आइए सेट 2 में, ये आपका जो है अब सेट 2 का है, ठीक है। सेट 2 में फिर से वही काम करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 से क्वेश्चन नंबर 46 तक का क्वेश्चन पहले देख लीजिए आप लोग। इसको नोट करना है तो नोट कर लो, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो मैं यहाँ पे सेट 2 लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा ये सेट 2 का है, ठीक है। उसके बाद ये डी में देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके पास हैं 47 से 51 तक का, ये भी आपका क्या है, सेट 2 है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको उतार सकते हैं। तो चलिए इसके आंसर को आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए 39 का आंसर है यहाँ पे, ठीक है। 39 का आंसर है, 40 का, 41, 42, 43, 44, 45, 46, टोटल आंसर आपको यहाँ पे सामने में लिखा गया है। सारे आंसर को आप आराम से नोट कर लो या फिर याद कर लो, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 47 में, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसका आंसर है यहाँ पर 40 नंबर 7 का, ठीक है। ये सब 47 का आंसर हो गया। टोटल दो क्वेश्चन देता है ना, एक सवाल में 2 सवाल होता है तो 2 आंसर आपको वहाँ पे दिखेगा, एक ये वाला एक वो वाला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 में, सादा जीवन का उच्च विचार, पढ़ के जाना है, ये सब याद मत कीजिएगा, टाइम नहीं उतना। उसके बाद देखिए हमारा झारखंड, इसके बारे में भी पढ़ कर जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो था उसमें अथवा करके जो दिया गया था उसका आंसर यहाँ पे 49 का आंसर है, 50 का आंसर है यहाँ पर, ठीक है। 49-50 दोनों का आंसर है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग दिखाएंगे आंसर आपको सेट 3 का, ठीक है। सेट 3 का जो सब्जेक्टिव का आंसर है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, 40, 41, 42, 43, 44, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। उसके बाद 45, 46 क्वेश्चन देख लीजिए। डी ऑप्शन में देखिए, खंड डी में 47, 48, 49, 50, ये सब आपका जो है क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। 51 एंड 52 सारा देख लिए आप। चलिए इसके आंसर को देखते हैं आप। आंसर में देखिए 39 का आंसर है, 40 का है, 41 का आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए 42 का आंसर है, 43 का आंसर है, 44 का आंसर है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे आप 45 का आंसर आपके सामने है, 46 का आंसर देख लीजिए और 47 का भी आंसर यहाँ पर देखेंगे आप। उसके बाद 48 का आंसर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 48 का आंसर आपके सामने है टोटल। 49 का आंसर देखिए, ठीक है। उसके बाद 50 का आंसर देखिए आप, ठीक है। 50 का भी आंसर आपके सामने है।
समय का महत्व है, इसको पढ़ लेना है, ये सब पढ़ कर जाइएगा। जहाँ पे लेख वेख आता है ना, इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। उसके बाद बिरसा मुंडा के बारे में भी पढ़ कर जाइएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। 51 में फिर आपको करके जाना है। 51 में भी 2 तरह के सवाल थे, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। 52 नंबर में देखिए पत्र लिखना था, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, अथवा यहाँ पे जो नोट्स लिखना था वो भी आप कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा सेट 4 का जो यहाँ पर 39 से लेकर के 46 तक के सवाल है, पहले आप लोग इसको नोट करेंगे एक जगह, ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 47 से 52 तक के सवाल हैं, तो चलिए इसके आंसर को भी हम आपको दिखा देते हैं। 39 से देखिए, 39 से सवाल आपको यहाँ पे दिखेंगे। 39 का आंसर है, 40 का आंसर है, 41 का आंसर है, आपको यहाँ पे तीनों आंसर दिख गया है, बस इसको पढ़ के जाइए आप लोग। 41 है, 42 है, और यहाँ पे देखिए 43 का आंसर हो जाएगा आपका, 44 का भी आंसर आपके सामने है, 45, 46 का भी आंसर आपके सामने यहाँ पर दिख गया होगा, सब इसको पढ़ लीजिए। 47 का आंसर भी आपके सामने है, 48 का भी आंसर है ये, ठीक है। सारे आंसर को आपको सामने मैंने रख दिया है, सब आपको करके जाना है। उसके बाद 49 का भी आंसर है आपके पास, 50 का भी आंसर है आपके पास, ठीक है। ये पत्र लिखन था वो देख लीजिएगा। 51 का भी देख लीजिए, यहाँ पे आंसर लिखा गया है, ठीक है, ये 51 है। 52 का भी आंसर देख लीजिए, आपको इस तरह से लिखना था, ठीक है। 52 का भी आंसर है आपका, इस तरह से आंसर तैयार करना था, ठीक है। सेट 5 में आप लोग 39 से लेकर के 46 तक के क्वेश्चन को यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 47 से लेकर के 52 तक के सवालों को भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। आइए अब इसके आंसर को आपको दिखा देते हैं। 39 की अगर हम बात करें आंसर की, देखिए यहाँ पे आंसर 39 है, 40 है, 41 है, ये सब आंसर है। 39, 40, 41, 42 ये सब आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 43 है, 44 है, 45 है, ये सब आंसर है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 46, 47, 48, 49 इसका आंसर है, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे देखिए 50 नंबर का आंसर यहाँ पे दिया गया है, विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो सारा आप धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ते जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। परोपकार ये देख लीजिएगा, ठीक है। 51 नंबर का देख लीजिएगा आंसर आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे हो गया 51 का आंसर, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, ठीक है। और 52 नंबर का भी देख लीजिए आंसर, किस तरह से आप लोग को तैयार करना है। 52 का आंसर आपके सामने है, इस तरह से आपको इसका आंसर तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।